हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 है हमारा समकालीन दक्षिण एशिया। इस चैप्टर के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको डिस्कस करूंगा। और यहाँ से कुछ चैप्टर जो हैं वो डिलीट भी सॉरी कुछ टॉपिक इस चैप्टर में से डिलीट भी हैं, तो वो नहीं लिए हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको सारी जो लेटेस्ट वीडियो होती है उन सबकी इन्फॉर्मेशन, उन सबके लिंक वहाँ पे मिल जाया करेंगे। तो देखिए, इसमें मैंने कुछ सपोर्टिंग मटेरियल से अच्छे क्वेश्चन ले रखे हैं और बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने जो खुद से नोट्स बनाए हैं वो सारे हैं। तो मैं आपको दोनों तरह के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के देशों में किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है। तो आपको पता है कि दक्षिण एशिया के देशों में अलग अलग तरह की राजनीतिक प्रणाली है। जैसे कि मैं बात करूं भारत और श्रीलंका की, तो यहाँ पे तो लोकतंत्र है आज़ादी के बाद से, ठीक है, यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लेकिन अगर मैं बात करूं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो यहाँ पे दोनों तरह का शासन है, कभी लोकतांत्रिक शासन भी रहा है तो कभी सैन्य शासन भी रहा है। नेपाल की बात करें तो ये एक संवैधानिक राजतंत्र था, लेकिन बाद में ये एक लोकतांत्रिक लोकतंत्र हो गया है। राजतंत्र से लोकतंत्र हुआ, यानी पहले राजा का शासन होता था, लेकिन उसके बाद अब ये लोकतंत्र की ओर चल दिया। नेक्स्ट है भूटान। भूटान की बात करें तो यहाँ पे राजतंत्र। मालदीव की बात करें तो ये सल्तनत हुआ करता था पहले, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे समझ गए कि जो दक्षिण एशिया के देश हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एक ऐसा देश है हमारे मतलब दक्षिण एशिया में, उसके साथ हमारा एक ऐसा समझौता है जिसके तहत हम भारत के लोग उस देश में और उस देश के लोग भारत में बिना वीजा बिना पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। तो ये समझौता हमारा कौन से देश के साथ है, तो नेपाल के साथ है। अगर आप कभी नेपाल जाना चाहो तो उसके लिए आपको ना कोई वीजा चाहिए होगा ना कोई पासपोर्ट, आप डायरेक्ट जा सकते हो। नेपाल के लोग जो हैं वो डायरेक्ट कहाँ आ सकते हैं, भारत में आ सकते हैं, ठीक है। क्या चीन को दक्षिण एशिया का अंग यहाँ पे देखो टाइपिंग की मिस्टेक है, माफी चाहता हूँ। माना जाता है, यहाँ पे आएगा माना, ठीक है। क्या चीन को दक्षिण एशिया का अंग माना जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं। देखो, चाइना जो है वो दक्षिण एशिया का पार्ट नहीं माना जाता है, बिल्कुल याद रखो इसे। नेक्स्ट है कि साफ्टा के बारे में चर्चा कीजिए। साफ्टा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो साफ्टा क्या है पहले तो ये समझिए। तो देखिए, ये जो सार्क देश हैं, दक्षिण एशिया के जो देश हैं, इन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साफ्टा बनाया था, ठीक है। तो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता इसका फुल फॉर्म है। और इसमें 1 जनवरी 2006 से इसमें हस्ताक्षर हुए थे और 1 जनवरी 2006 से तो ये लागू हो चुका है, ठीक है, प्रभावी हो चुका है। तो इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं साफ्टा के। सबसे पहले तो ये है कि दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है वहाँ पे, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा मुक्त, वहाँ पे मुक्त व्यापार संबंधी जो बाधा है उसको दूर करें। दूसरा है कि व्यापार पर जो प्रतिबंध लगे हैं या फिर जो उस पर शुल्क लगता है उनको धीरे धीरे क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। ये इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं, ठीक है। तो बस हमें यहीं तक रखना था, इसके नीचे का हमें नहीं पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का मिला रिकॉर्ड जो है वो मिला जुला है, लेकिन फिर भी जो जनता है, यहाँ की जो जनसाधारण है, वो लोकतंत्र का समर्थक है। इस कथन को आपको समझाना है। तो देखिए क्या है, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था, दक्षिण एशिया में 5 देशों में एक सर्वे कराया गया था, ठीक है, जिसमें बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 5 देश शामिल थे। इसमें ये सर्वे करवाया गया कि बताइए आपको कौन सी शासन व्यवस्था पसंद है। तो वहां पे सबसे ज्यादा लोगों ने लोकतंत्र को पसंद किया, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो लोगों को ज्यादा पसंद है, इसीलिए उन्होंने उसके लिए जन समर्थन दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया में शामिल देशों के नाम बताओ। तो देखिए, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये 7 देश तो पहले से ही हैं, लेकिन इसमें अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। याद रखना, चीन जो है वो दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं है, उसको अलग रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये पेपर में आपके आता है और मैं इसे बता रहा हूँ, ये आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी दिया हुआ था और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, तो इसको रट लो क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन ये है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ ऐसे 3 मुद्दे आपको बताने हैं जिन 3 मुद्दों पे सहमति हो, और ऐसे 3 मुद्दे बताने जिस पे सहमति ना हो, यानी असहमति हो। तो देखिए, सहमति किन मुद्दों पे, तो दोनों के बीच में आपदा प्रबंधन का जो मुद्दा है उस पे क्या है, अ, सहमति है। पर्यावरण के मुद्दे पे सहमति है। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीति जो है, भारत की पूर्व चलो की ओर की जो नीति है जिसमें हम जो आसियान कंट्री के साथ व्यापार करते हैं, ठीक है,
उस पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इस पे हमने बांग्लादेश को शामिल किया हुआ है, यानी इस पे भी हमारा उस पे समझौता है, सहमति है। व्यापार के मुद्दे में देखें तो यहाँ पे भी सहमति है। कई जगह आप देखोगे व्यापार जो हमारा बांग्लादेश से होता है, तो ये सहमति वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे आपको ये देखना है कि दोनों के बीच में विवाद है, यानी सहमति नहीं है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल है उसको, उसमें हिस्सेदारी को लेकर विवाद है। भारत में क्या है, बहुत बड़े लेवल पे बांग्लादेशी लोग जो है वो बसे हुए हैं अवैध रूप से, लेकिन जो बांग्लादेश है वो इस चीज को नहीं मानता है, ठीक है, वो मना करता है इसको। तो ये आप्रवास का मुद्दा जो है ये एक असहमति का मुद्दा है। भारत में क्या होता है कि जो कट्टरपंथी इस्लामी जमात है, जो बांग्लादेशी है कट्टरपंथी है, ये कहीं ना कहीं भारत विरोधी गतिविधियों में आपको संलग्न दिखेंगे। तो इससे भी भारत की नाराजगी है। भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात ना करने का फैसला भी कहीं ना कहीं एक असहमति का कारण है, और भारत को रास्ता नहीं दिया जाता, ठीक है, ये भी एक कारण है। इसके बाद है कि दक्षिण एशिया के देशों में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, ये तो आई थिंक कर चुके हम। तो देखो, भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र है, नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक शासन लोकतंत्र दोनों तरह का है। भूटान जो है राजतंत्र था, लेकिन यहाँ पे भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मालदीव जो था ये सल्तनत हुआ करता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे अध्यक्षात्मक प्रणाली यहाँ पे अपनाई गई। तो कहने का मतलब है, ये मैं आपको करा चुका हूँ, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी जल समझौता कब और किसकी सहायता से हुआ था। तो देखिए, ये हुआ था 1960 में। कब हुआ, तो इसका आंसर क्या दोगे, 1960 में। किसकी सहायता से हुआ, तो आप बोलोगे विश्व बैंक की सहायता से हुआ, ठीक है, सीधा सीधा है। मान लो ये भी पूछ ले कि बताइए समझौते में भारत की तरफ से कौन थे, तो भारत की तरफ से नेहरू थे और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे। इनके बीच में ये समझौता जो था उसमें हस्ताक्षर हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के देशों की मुख्य समस्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, दक्षिण एशिया के देशों की अगर हम बात करें तो ये देश जो है ये संघर्ष वाले क्षेत्र है, ठीक है, ये जो है क्षेत्र, ये संघर्ष वाला क्षेत्र है। यहाँ पे सीमा विवाद है देशों के बीच में, नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद है, जातीय संघर्ष है, खासकर आपको ये श्रीलंका में जो सिंगली समुदाय है इसमें देखने को मिलता है आपको। दक्षिण एशिया जो है इसी तरीके से हम कह सकते हैं संवेदनशील इलाका है, क्योंकि इसके देश जो है इसके आपस में नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है वो स्थायी ना रह पाने का क्या कारण है। तो यहाँ पे सेना का, धर्म गुरुओं का, भूस्वामियों का बहुत ज्यादा दबदबा है। भारत के साथ पाकिस्तान के रिलेशन जो हमेशा तनावपूर्ण रहते हैं, इसलिए भी यहाँ पे क्या है, सेना का समर्थक सेना को ज्यादा लोग समर्थन करते हैं। यहाँ के अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे जो राजनीतिक पार्टियां वो बिल्कुल ही भ्रष्ट है, ठीक है। और पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन को चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने खूब फायदा उठाया इनका। तो ये भी हम कह सकते हैं कि यही कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है वो स्थायी नहीं रह पाता। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद के कुछ कारण बताइए। तो कई सारे कारण हैं, इसमें से 2-3 आप लिख देना पेपर में। जैसे कश्मीर विवाद, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का रवैया ये रहता है कि कश्मीर को वो अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ये भारतीय हिस्सा है, ठीक है, तो ये एक विवाद हो जाएगा। नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद हो जाता है। आतंकवाद का मुद्दा, पाकिस्तान की तरफ से इनकी जो आईएसआई है इनकी तरफ से, और यहाँ के जो आतंकवादी संगठन है वो कहीं ना कहीं कश्मीर में नुकसान पहुंचाते हैं, भारत को नुकसान पहुंचाते हैं, बम ब्लास्ट वगैरह इस तरह की चीजें करने की कोशिश करते हैं। तो ये आतंकवादी जो एक आतंकवाद जो है ये एक मुद्दा है, ठीक है, विवाद का, तो ये भी है। फिर क्या है, भारत विरोधी गतिविधियां, पाकिस्तान की तरफ से भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, उनको पैसा दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और उनको हथियार दिए जाते हैं ताकि भारत विरोधी गतिविधियां चलें। तो ये 4 पॉइंट ज्यादा अच्छे हैं। इसके बाद ये भी बता सकते हो सर्किट सीमा रेखा विवाद क्या है भाई, कि गुजरात में एक जगह है रण, वहां पे एक जगह है कक्ष, वहां पे एक जगह है सर्किट रेखा। तो वहां पे क्या है, कुछ यूरेनियम के संसाधन है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्या कहता है कि वो हिस्सा अपना बताता है, हालांकि वो आता भारतीय सीमा में है, लेकिन इसको लेकर भी विवाद है। सियाचिन ग्लेशियर में विवाद है, उसको उस पर नियंत्रण को लेकर विवाद है। तो ये कुछ विवाद है। अगला है, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता कब हुआ था। 1966 में हुआ था। देखो, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस समय में लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे। उसके ठीक 1 साल के बाद 1966 में ताशकंद में एक समझौता हुआ जो कि ताशकंद समझौता कहा जाता है, और इसी समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। आज तक नहीं पता लग पाया कि कारण क्या था। अगला है, भारत पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ था। 1972 में। क्या हुआ था, 1971 में युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का। आपको पता होगा उस समय में इंदिरा गांधी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी। तो इसे बांग्लादेश संकट के नाम से भी जानते हैं। इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश भी बना दिया गया था
और इसके ठीक 1 साल बाद 1972 में अगर हम बात करें तो 1972 में क्या हुआ, एक समझौता होता है जो शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बताइए भारत पाकिस्तान के बीच में कितने युद्ध हुए हैं, तो 4 युद्ध हुए हैं। पहला 1947-48 में हो गया था, दूसरा 65 में हो गया था, तीसरा 71 में हो गया था और चौथा 1999 में हो गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में कई बार पूछा हुआ है। तो मई 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। कहाँ पे किया था? तो देखिए ये पोखरण में किया जाता है। ठीक है, जब भी किया जाता है तो पोखरण में, तो आप बता सकते हो कि पोखरण में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1990 के दशक में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो देखिए 1974 के मई में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, फर्स्ट। सेकंड जो है, ठीक है, सेकंड जो भारत ने किया ये 1998 में किया, ये भी पोखरण में ही हुआ था। तो जैसे ही भारत ने 1998 में अपना परमाणु परीक्षण किया, उसके कुछ समय के बाद ही, कुछ दिनों के बाद ही पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण कर दिया, जो कि चगाई की पहाड़ियों में किया था, जो कि बलूचिस्तान साइड में पड़ता है। तो पेपर में एक बार आपके क्वेश्चन आया हुआ है, और इस ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया ना, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे कर भी ना पाए इसे। तो ऐसा ही हुआ था, ये बहुत डीप पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के अपेक्षाकृत छोटे देशों के भारत के प्रति आशंका भरे व्यवहार का कारण बताओ। देखिए दक्षिण एशिया में भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है, जो बाकी देश हैं वो इससे छोटे हैं, वो कहीं ना कहीं भारत को एक शक की नज़रों से देखते हैं। तो वो उसके कारण क्या है? तो कारण यह है कि भारत का जो आकार है वो बहुत बड़ा है, भौगोलिक विशिष्टता बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा है उनके मुकाबले, तकनीक में भी भारत उनसे आगे है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है दक्षिण एशियाई देशों में। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इतना कुछ भारत के पास है, जिसकी वजह से जो अन्य छोटे देश हैं वो भारत को शंका की नज़रों से देखते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में आपको बताना है। तो ये कई बार आ जाता है पेपर में। तो देखिए क्या है, श्रीलंका एक छोटा सा देश है, मैं आपको यहाँ पे बना के बताता हूँ मैप। यहाँ पे एक छोटा सा देश आपको मैप में दिखता है। ठीक है, तो श्रीलंका में क्या है, जो वहाँ के परमानेंट निवासी है, मूल निवासी है, वो सिंगली कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है उनको? सिंगली। वहाँ पे क्या है, भारत के तमिल लोग जाके बस गए हैं कुछ हिस्सों में, तो तमिल लोग जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं और सिंगली जो है वहाँ पे बहुसंख्यक हैं। तो इनके बीच में हो जाता है विवाद। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय सिंगली जो है वो भारत से आए तमिल लोगों को नहीं पसंद करते, उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। जो सिंगली राष्ट्रवादी है उनका मानना है कि श्रीलंका में तमिलों के लिए कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, कोई भी इनको छूट नहीं मिलनी चाहिए, और तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज भी बुलंद हुई है। एक उग्र संगठन बना है जिसको लिट्टे बोला जाता है। लिट्टे का भी अभी कई बार पेपर में आ जाता है, लिट्टे का फुल फॉर्म बताइए। तो उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर, इसको बोलेंगे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम। ठीक है, ये उग्र तमिल संगठन है और श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष इसका चलता रहता है। तो इससे क्या होता है कि तमिलों, वहाँ पे तमिलों ने कुछ क्षेत्र में एक अपने लिए अलग देश की मांग कर दी है, जिसका सिंगली लोग बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। तो यही यहाँ पे जातीय कारण का एक मुख्य मुद्दा आप कह सकते हो। नेक्स्ट आपके पेपर में ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क्स में कि बताइए सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साफ्टा का फुल फॉर्म क्या है, लिट्टे का फुल फॉर्म क्या है, IPKF का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो आप हिंदी में याद करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे इंग्लिश में याद करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं रहती। ठीक है, तो सार्क को हम बोलेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, साफ्टा का है साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, और लिट्टे को बोलते हैं लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम, ये मैं अभी बता चुका हूँ आपको। IPKF है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। तो ये चारों फुल फॉर्म आप याद करना, हो सकता है पेपर में क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बावजूद भी आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में श्रीलंका काफी तेजी से प्रगति कर रहा है, उसने काफी उन्नति करी है। तो ऐसा क्यों? तो देखिए श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंगली समुदाय और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के बीच में संघर्ष है, लेकिन इसके बावजूद भी ये काफी उन्नति कर रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि जनसंख्या की वृद्धि पे सबसे पहले नियंत्रण श्रीलंका ने पाया है। दक्षिण एशिया में सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण भी श्रीलंका ने किया है। श्रीलंका का जो GDP है वो भी एशिया में सबसे अधिक है। अब एशिया में सबसे अधिक का मतलब है उसकी अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक है। ठीक है, वैसे अगर भारत से देखें तो भारत से नहीं है, लेकिन जितना वो छोटा देश है, जिस हिसाब से मतलब उसकी जनसंख्या है, उस हिसाब से श्रीलंका का जो GDP है वो बहुत अच्छा है। और वर्तमान समय में श्रीलंका डूब भी गया है,
लेटेस्ट अभी देखोगे तो, लेकिन हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये मान के चलना है जो यहाँ पे दिया है, ठीक है। संघर्षों के बावजूद श्रीलंका में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था आज तक कायम है, ये सबसे अच्छा पॉइंट है, क्योंकि देखो इतने संघर्ष हैं लेकिन फिर भी आज तक लोकतंत्र है यहाँ पे, तो ये कुछ अच्छे पॉइंट है, इसे लिख सकते हो। नेपाल में किस प्रकार से राजतंत्र से लोकतंत्र बहाल हुआ है, यानी पहले राजा का शासन होता था फिर लोकतंत्र हो गया। तो नेपाल देखें तो अतीत में एक हिंदू राज्य था और आधुनिक काल में कई वर्षों तक यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र रहा है। क्या होता था कि यहाँ की जो राजनीतिक दल है और यहाँ की आम जनता जो है, कई बार उसने राजा से मांग की है कि एक बढ़िया शासन हो, ठीक है, एक अच्छा शासन की मांग की है। लेकिन एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन क्या हुआ कि यहाँ का राजा तैयार नहीं हो रहा था, संवैधानिक राजतंत्र जैसा चल रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ, एक तगड़ा आंदोलन चला यहाँ पे। तो ऐसे में 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की जो मांग थी जनता की उसको मान लिया। फिर लोकतांत्रिक सरकारों के समक्ष यहाँ पे कई सारी समस्याएं भी आई हैं, कई बार संविधान बनाए, कई बार सरकारें आई, कई बार गिरी, ये चलता रहा था, ठीक है। तो 1990 के दशक में क्या हुआ, देश में कई भागों में माओवादी जो थे अपने प्रभाव को जमा रहे थे और इनकी जो राजा की सेना के साथ इनका खुला संघर्ष चलता था। एक समय तो ऐसा आया कि एक तरफ राजा की सेना थी, लोकतंत्र समर्थक लोग थे और माओवादी थे, आपस में त्रिकोणीय युद्ध चल रहा था इनके बीच में। फिर 2002 में क्या हुआ, राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को पूरी तरीके से गिरा दिया। जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र बचा था वो भी खत्म पूरी तरीके से, सब कुछ राजा के हाथ में, ठीक है। फिर अप्रैल 2006 में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ श्रीलंका में और इस आंदोलन के बाद राजा मजबूर हुआ और उसने संसद को दोबारा से बहाल किया और उसके बाद से आज तक लोकतंत्र है। लेकिन कई बार सरकारें गिर जाती है, सरकारें बन जाती है, संविधान भी कई बार बदला जा चुका है, लेकिन समस्या रहती है श्रीलंका में, ठीक है, ये याद रखना है। ये प्रदर्शन जो था, ये 7 दलों का गठबंधन, माओवादी, सामाजिक कार्यकर्ता सभी इसमें शामिल थे। तो इस तरीके से इस संघर्ष के बाद राजा ने मान ली थी बात, तो सभी ने फिर संघर्ष को की राह छोड़ दी। फिर उसके बाद 2008 में नेपाल में राजतंत्र जो था वो खत्म कर दिया गया था और लोकतांत्रिक सत्ता आ गई थी, ठीक है। 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपनाया। इसके बाद है सार्क के उद्देश्य बताओ। सार्क जो है दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, ठीक है। दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना इसका उद्देश्य है। आर्थिक विकास करना, सामाजिक प्रगति करना, सांस्कृतिक विकास करना, उन्नति करना, ये इसका उद्देश्य है। दक्षिण एशिया में सामूहिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। आपसी समस्याओं को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाना, ये इसका उद्देश्य है। मालदीव की राजनीतिक प्रणाली की विशेषता बताइए। तो मालदीव जो है 1968 तक एक सल्तनत होता था, यहाँ बाद में ये गणतंत्र बना और यहाँ पे अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है उसको अपनाया गया। फिर क्या होता है कि यहाँ पे पहले ना बहुदलीय व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में मतदान हुआ, यानी मल्टीपल पार्टी यहाँ पे रह सकती हैं। और यहाँ पे जो एमडीपी पार्टी है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, इसका ज़्यादा प्रभुत्व है वहाँ पे। और 2005 के चुनाव के बाद क्या होता है कि मालदीव में लोकतंत्र काफ़ी मजबूत हुआ और इस चुनाव में विपक्षी दलों को भी मान्यता दे दी गई कि आप भी चुनाव लड़ सकते हो। तो ये तो हो गया मालदीव। अब ये देखो आपकी एनसीईआरटी का भी दिया हुआ है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, मोटा मोटा मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब यहाँ पे एक पॉइंट बहुत अच्छा है जो आपको देखना है, वो आपको ये नीचे की 3 लाइनें देखनी है। एक बार क्या हुआ कि भारत के मालदीव के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एक बार क्या होता है कि कुछ भाड़े के सैनिक हैं श्रीलंका की तरफ से, वो मालदीव में चले जाते हैं, उस पर हमला कर देते हैं। तो ऐसे में मालदीव ने भारत से मदद मांगी, तो भारत ने तुरंत अपनी सेना भेज दी और मालदीव की मदद की। तो ये अच्छा पॉइंट है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। इसके मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं और आप मुझसे मैसेज पे बात कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो एकलव्य स्टडी पॉइंट या मेरा यूजर नेम है, कोशिश करूंगा आपको टाइम निकाल के रिप्लाई कर पाऊँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।